गांव में आदित्य और अशोक नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। शाम के समय आदित्य अपने घर पर आता है और अपने भाई को मौजूद ना पाकर अपनी पत्नी रज्जो से पूछता है। रज्जो, अरे अशोक कहाँ गया? अभी तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो अब एकदम निकम्मा हो गया ना। कोई काम करता है ना कमा कर लाता है। दिन भर बस यूं ही गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता है। यह सुनकर आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दरअसल आदित्य अंदर से बेहद लालची किस्म का व्यक्ति था। आने दो, आज उस नालायक को तो बताता हूँ मैं। बड़ा आया। आदित्य गुस्से में घर के बाहर आकर अपने छोटे भाई अशोक का इंतजार करने लगा। क्यों रे, कहाँ मर गया था तू? भैया वो काम की तलाश में गया था। बड़ा आया काम की तलाश में? अरे बस यूं ही काम की तलाश में ही घूमता रहेगा या कुछ करेगा भी? अरे कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ ले। ये घर मुफ्त की रोटियों का अड्डा नहीं है और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो दिन रात मेहनत करके कमाऊं और तू आवारा घूमते हुए हराम की खाए। अरे मेरी बीवी है, कल को बच्चे होंगे, उनके बारे में भी सोचना है मुझे, समझ गया? यह कहकर आदित्य गुस्से में घर के अंदर चला गया। अपने भाई की कड़वी बातों से अशोक अंदर तक टूट गया और बिना कुछ खाए ही चुपचाप सो गया। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने खाना तक नहीं मांगा। चलो अच्छा ही हुआ, एक वक्त का खाना तो बचा। ये सब ठीक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब तुम अपने भाई का क्या करोगे? अरे सीधा सीधा बोलो रज्जो, कहना क्या चाहती हो? तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। आज वो कुंवारा है इसलिए चुप है। कल को उसकी भी बीवी आएगी और वो भी इस घर में हिस्सा मांगेगी। आधा घर तो उसके हिस्से में चला जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? यह सुनकर आदित्य एकदम चौंक गया। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए रज्जो? करना क्या है, उसे साफ कह दो, या तो काम करके घर का खर्चा उठाए वरना घर छोड़ दे। जो नहीं कमाता उसका इस घर पर कोई हक नहीं। आदित्य तो वैसे ही मन लंबे समय से अपने भाई को घर से निकालने की योजना बना रहा था। पत्नी का साथ मिलते ही वो पूरी तरह तैयार हो गया। देखो भाई अशोक, मैं क्या कह रहा हूं कि पिताजी ने यह घर हमारे नाम बराबर बराबर किया था, लेकिन अब तो तुम मेरी ही कमाई की रोटी खा रहे हो। अब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अरे इसमें समझने ना समझने वाली क्या बात है? देखो भाई, सीधी बात है, मैं घुमा फिरा के नहीं कहूंगा। अब या तो घर छोड़ दो या फिर आज तक जितना भी खाना खाया है उसकी एक एक पाई लौटा दो, बस। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना सामान समेटकर घर से निकल गया। इधर अशोक अपनी आंखों में आंसू लिए गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से गांव का मुखिया गुजरा। अरे क्या बात है अशोक, क्या हो गया? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या कहूँ मुखिया जी, भैया ने मुझसे मेरे खाने पीने का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि आज तक उनके घर में उनकी कमाई से जितना भी खाया है वो एक एक पाई में उनको दे दूं। जितनी भी रोटी खाई है उसकी कीमत चुका दूं, नहीं तो घर छोड़ दूं। अब काका आप तो जानते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, कहां से चुकाऊंगा?
इसीलिए छोड़ दिया घर। चला आया, सब कुछ पीछे छोड़कर, सब पीछे छोड़ दिया मैंने। अशोक का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब वो पूरी तरह अकेला हो गया था। बस बस शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। दिल छोटा मत कर अशोक। गांव के बाहर मेरी एक पुरानी झोपड़ी है, बरसों से खाली पड़ी है। तुम चाहो तो जब तक चाहो वहां रह सकते हो। मुखिया जी, मैं जीवन भर आपके इस उपकार को नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। और अशोक अगले ही दिन उस झोपड़ी में रहने चला गया। अशोक रात भर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की साफ सफाई करता रहा और मेहनत के बाद उसने झोपड़ी को रहने लायक बना दिया। हाँ, अब बताओ अशोक, आगे क्या करोगे? मुखिया जी, मैं कोई बड़ा काम तो नहीं जानता, बस मजदूरी करना ही आता है मुझे। देखो बेटा, गांव छोटा है, यहाँ मजदूरी का काम मुश्किल से मिलता है, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेचो, यह बड़ा अच्छा काम है। लकड़ियाँ अच्छे दामों में बिकती हैं और कमाई भी बढ़िया हो जाती है। अशोक को मुखिया की सलाह पसंद आई। अगले ही दिन अशोक कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने लगा। कुछ ही समय में उसकी आमदनी अच्छी होने लगी। तुम मजदूर के मजदूर ही बने रहे और तुम्हारा छोटा भाई लकड़ियां बेच बेच कर अब धनवान बन रहा है। सुनने में तो मेरे भी आया है भाग्यवान कि लकड़ी बेचने में उसको बहुत ही खरा मुनाफा हो रहा है। हाँ, तो फिर तुम भी जंगल जाकर लकड़ियां काटो और गांव में बेचो, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए। आदित्य ने अपनी पत्नी की बातों पर गंभीरता से विचार किया और अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। हाँ, ये पेड़ की लकड़ियां बड़ी मजबूत लग रही हैं। वृक्ष भी काफी पुराना है। ठीक है, बस यही काट कर बेचूंगा, बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। जैसे ही आदित्य कुल्हाड़ी उठाता है, उसकी नजर झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे वो क्या है? वो दौड़कर झाड़ियों की ओर गया और देखा एक सुनहरा चमकदार अंडा वहां पड़ा हुआ था, जो चमकीले कीड़ों की तरह चमक रहा था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तूने तो पहले ही दिन मेरा भाग्य बदल दिया। सोने का अंडा अगर पहले पता होता तो मैं तो कभी मजदूरी ही ना करता। तभी एक भारी सी आवाज आदित्य के कानों में गूंजी। इस अंडे को ले जाने से पहले एक बात सुन ले। इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। अचानक पीछे से आई आवाज से आदित्य चौंक गया और पीछे पलटा। इस अंडे के साथ जो कुछ भी तुझे मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह तेरा भाग्य बदलेगा। हाँ हाँ साधु महाराज, क्यों नहीं अपनाऊंगा। यह अंडा भी मेरा हो गया और जो कुछ भी इसके साथ है वह भी मेरा है। इतना कहकर आदित्य दौड़ता हुआ घर लौट गया। अरे ये अंडा तो काफी बड़ा लग रहा है और ये पूरा सोने का है, कहाँ से मिला? जंगल में और कहां,
और सुनो, एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि इस अंडे के अंदर से जो कुछ भी मिलेगा उसे अपनाना होगा, तभी यह अंडा हमारा भाग्य बदल देगा। अजी छोड़िए उन साधुओं की बातों को, जरा सोचो इस अंडे को कितने अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, पूरा खेत खरीद सकते हैं। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे भी बस साधु पहेलियों में बातें कर रहा था, जो मिलेगा अपना होगा। अरे जब सोने का अंडा ही मिल गया है, बस अंडे का मिलना ही तो मेरे भाग्य का बदलना है। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। एक काम करता हूँ भाग्यवान, कल सुबह ही राजगढ़ जाकर इसे अच्छे सुनार को बेच आता हूँ। रात को आदित्य अपनी पत्नी रज्जो के साथ सो गया। अरे ओ रज्जो, मेरी प्यारी रज्जो, उठो उठो, मैं राजगढ़ की ओर जा रहा हूँ। रज्जू उठकर बैठ गई। आदित्य जैसे ही सोने के अंडे को उठाने ही वाला था कि अंडा अचानक हिलने लगा और देखते ही देखते फट गया। अंडे के अंदर का दृश्य देखकर आदित्य और रज्जू दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इसके अंदर तो मैना पक्षी है और यह तो घायल लग रही है, बहुत ही बीमार है। मैना पक्षी धीरे धीरे आंखें खोलकर उन्हें देखने लगी। अरे लेकिन भाग्यवान साधु महाराज ने तो कहा था कि अंडे के अंदर जो कुछ भी होगा उसे अपनाना होगा, लेकिन यह तो बहुत ही घायल और एक बीमार मैना है। अगर इसे घर में रखेंगे तो फालतू में गंदगी करेगी और हो सकता है बीमारी भी फैला दे। बताओ तुम क्या कहती हो? तुम सही कह रहे हो। तो फिर इसका क्या करें? इसे फेंक देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे फेंकते नहीं हैं। एक काम करते हैं ना, इसे अशोक को दे देते हैं। अशोक जैसा मूर्ख ही इसे पाल सकता है। हमें तो बस सोने के अंडे से मतलब है। ऐसे में चिड़िया भी सुरक्षित, अंडा भी हमारे पास और बेचकर मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। आदित्य मैना पक्षी को उठाकर सीधा अशोक की झोपड़ी की ओर चला गया। अपने बड़े भाई को देखकर अशोक चौंक गया। अरे अशोक सुनो, यह पक्षी मुझे घर के बाहर घायल अवस्था में मिली है। अरे राम राम, बेचारी बड़ी बीमार लग रही है। अब देखो, मुझे तो पक्षियों से नफरत है, इसीलिए इसे तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। तुम्हें तो पसंद है ना ये सब। इतना कहकर आदित्य वहां से चला गया और सोने का अंडा लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर अशोक ने मैना की ओर देखा। उसकी आंखें कमजोरी से खुल भी नहीं रही थीं। ओहो, बेचारी तो बहुत ही कमजोर और घायल लग रही है। मुझे इसे वैद्य को दिखाना चाहिए। वैद्य जी, जरा देखिए तो सही, यह बेचारी मैना पक्षी बहुत ही बीमार और घायल है। ये लो जड़ी बूटियां, सुबह दोपहर और शाम तीनों समय इसके जख्मों पर लगा देना। चिंता मत करो, कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जाओ। अशोक मैना को लेकर झोपड़ी लौट आया और दिन रात उसकी सेवा में लग गया। राजगढ़ से लौटकर आदित्य ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। अरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। अरे मेरी प्यारी रज्जो, वो अंडा बहुत ही महंगे दामों में बिका है। हम मालामाल हो गए। इसका मतलब मेरी सोच बिल्कुल सही थी। अब एक काम करो, इस धन से एक बड़ा खेत खरीद लो।
अगले ही दिन आदित्य ने एक विशाल खेत खरीद लिया और खेती करने लगा। कुछ ही समय में आदित्य की आमदनी बढ़ने लगी। उसका घर अब सुंदर और संपन्न हो गया। इसे कहते हैं किस्मत। तुम्हारा मूर्ख भाई तो अब भी झोपड़ी में है और उस मैना पक्षी की सेवा में ही लगा है। अच्छा हुआ हमने साधु महाराज की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह तो कह रहे थे अंडे के अंदर जो कुछ है उसे अपनाना होगा, तभी तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अरे साधु महाराज कहाँ से जाने हम कितने चालाक हैं। हाँ, अगर हम उसे अपनाते तो ना तो हमारे पास धन आता और ना ही मान सम्मान। हम भी अशोक की तरह ही गरीब रह जाते, मैना को पालते हुए। क्यों सही कहा ना मैंने। यह कहकर आदित्य हंसने लगा और रज्जू भी उसके साथ हंसी में शामिल हो गई। इधर अशोक मैना पक्षी की सेवा में अपनी जान तक झोंक चुका था। मैना के जख्म अब लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन वो अब भी बीमार सी लगती थी और उसकी कमजोरी नहीं जा रही थी। ओहो, तुम्हारे सारे जख्म तो भर गए हैं, लेकिन न जाने कौन सी बीमारी है तुम्हें जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। वैद्य जी भी कह रहे थे कि उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। क्या करें? अशोक इतना ही बोल पाता है कि अचानक मैना पक्षी उसकी ओर देखकर इंसानी आवाज में बोल उठती है। मेरी बीमारी जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी अशोक। मैना के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर अशोक चौंक गया। डर से वो पीछे हट गया और उसे घबरा कर देखने लगा। डरने की जरूरत नहीं है अशोक, कम से कम तुम तो मत डरो। इस संसार में केवल तुम ही हो जिसने मेरी निस्वार्थ सेवा की है, जबकि तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला? क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे भाई के दिन अचानक कैसे बदल गए? वो जो एक मामूली मजदूर था, आज उसके पास खेत है, धन है, मान सम्मान है। हाँ, लेकिन भैया शुरू से मेहनती थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कोई व्यापार किया हो और मुनाफा हो गया हो। नहीं, तुम्हारे भाई को जंगल में एक सोने का अंडा मिला था। उसी अंडे से मैं निकली थी, घायल और बीमार अवस्था में, लेकिन उसने मुझे नहीं अपनाया, तुम्हें सौंप दिया और स्वयं सोने का अंडा बेचकर राज्य में धन कमाने चला गया। यह सुनकर अशोक गहरी सोच में डूब गया। वैसे मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मुझे तो खुशी है कि जब भैया तुम्हें देकर गए थे तो तुम बहुत बीमार थे, बोल भी नहीं सकती थी। देखो अब तुम्हारे सारे जख्म भी भर चुके हैं, बस तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरे शरीर में जो भीतरी कमजोरी है वो केवल जंगल में स्थित लाल तालाब के जल से ही ठीक हो सकती है। लाल तालाब का पानी? ओह, लेकिन वहां तो राक्षसी रहती है और जो भी वहां गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। राक्षसी वहां हर आने वाले से एक सवाल पूछती है और कोई भी उसका उत्तर आज तक दे ही नहीं पाया। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जीवन अब उसी जल पर निर्भर है। अगर वो जल मुझे नहीं मिला तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैना की आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं अपनी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कोशिश करूंगा। अगर लाल तालाब का जल तुम्हारा इलाज है, कोई बात नहीं, मैं वो लेकर आऊंगा। हाँ, चिंता मत करो। लेकिन वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अरे, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। मैना, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, है ना? मैं लाल तालाब का पानी लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर अशोक झोपड़ी से बाहर निकल गया। अशोक गांव की सीमा पर पहुंचा ही था कि सामने से गांव का मुखिया मिलता है।
अरे अशोक, कहाँ भाई? इस समय कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, वो मैं लाल तालाब जा रहा हूँ। मैना ने बताया कि उसका इलाज लाल तालाब के जल में है। अशोक की बात सुनकर मुखिया चौंक गया और डर से पीछे हट गया। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो अशोक? ना जाने वो मैना है भी, कौन समझ नहीं आ रहा। कोई जादुई चिड़िया भी तो हो सकती है, और तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? मेरा मन कहता है मुखिया जी कि वो सच कह रही है। ए पागल मत बनो। तुम्हारा बड़ा भाई आदित्य समझदार था। उसने जानबूझकर उस मुसीबत को तुम पर टाल दिया और खुद धन बटोरता गया, और तुम यह मैना वैना को पालने में लगे हुए हो। अरे भाई, काम धाम करके आगे बढ़ो। अशोक ने मुखिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। अरे जाओ भाई, जाओ, अपने भाई को रोको। वो लाल तालाब जा रहा है, उसकी जान को खतरा है, खतरा। मुखिया की बात सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी रज्जो जोर जोर से हंसने लगे। मुखिया जी, अब तो आपको सारी घटना समझ में आ ही गई होगी कि मैं कैसे धनवान बना। अब आपसे क्या ही छुपाना। अंडे के अंदर वही मैना थी जो मैंने उस अशोक को दे दी। अब वो उसका पालन पोषण कर रहा है। मुझे क्या करना है? उसे तो उसी समय उस मैना को बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन वो तो सेवा करने बैठ गया। अब तो हद हो गई है रज्जो। लाल तालाब का पानी लेने चला गया। इससे बड़ा मूर्ख तो मैंने अपने जीवन में ना देखा। अरे कैसे भाई हो तुम? अरे तुम्हारा छोटा भाई मौत के मुंह में जा रहा है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मुखिया जी, रात बहुत हो गई है। आप भी अपने घर जाइए, सोइए, और हमको भी चैन से सोने दीजिए। अशोक अब मेरा भाई नहीं रहा। मैं एक धनवान आदमी हूँ और मैं गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। चलिए, शुभ रात्रि, नमस्ते, जाइए। मुखिया गुस्से से तमतमाता हुआ वहां से चला गया। अशोक लाल तालाब की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक रास्ते में वही साधु मिल गया जो पहले आदित्य से मिला था। रुको पुत्र, कहाँ जा रहे हो? अशोक ने साधु को देखकर सारा हाल सुना दिया। तो अब समझ में आया। अच्छा, क्या तुम्हें पता है लाल तालाब में राक्षसी वास करती है? हाँ साधु महाराज, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं बस किसी भी तरह से मैना की जान बचाना चाहता हूँ। क्यों? एक साधारण पक्षी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? इंसानियत के नाते साधु महाराज। अशोक तालाब के पास पहुंचा। तभी जल से एक गंभीर आवाज गूंज उठी। इस तालाब का जल लेने से पहले एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पूछो। पहले ये बता, तू इस जल को क्यों लेने आया है? अशोक ने पूरी घटना विस्तार से बताई। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज गूंजी। लोग अपने लाभ के लिए जल लेते हैं। तू पहला इंसान है जो एक पक्षी की जान बचाने अपनी जान दांव पर लगा कर आया है। तुझसे कोई प्रश्न नहीं, जितना जल ले जाना है ले जा। अशोक ने तुरंत कलश में पानी भरा और वापस अपनी झोपड़ी की ओर रवाना हो गया।
झोपड़ी में मैना पक्षी अब भी उदास बैठी थी। अशोक को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। तभी वहां मुखिया आ गया। अरे वाह वाह अशोक, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। लगता है कि तुम पानी लाने में सफल रहे, है ना? हाँ मुखिया जी, मैं पानी ले आया। तभी आदित्य और रज्जो वहां पहुंच गए। अरे यह क्या? मैं तो यह सोचकर आया था कि अब तेरी मौत की खबर मिलेगी, लेकिन तू तो। अशोक ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो सीधे कलश को मैना के आगे रखता है। हाँ अब लो मैना, पहले तुम जल पियो। मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। पियो पियो, आराम से पियो। लो। मैना ने जैसे ही जल पिया, वो रंग बिरंगे प्रकाश में लिपट गई और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। यह देखकर मुखिया, आदित्य और रज्जो की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ तुम तो मतलब राजकुमारी सुलेखा हो। तभी अचानक रंग बिरंगे प्रकाश में वही साधु प्रकट हुआ। मैंने तुझसे कहा था, अंडे के अंदर जो कुछ भी मिलेगा उसे भी अपनाना होगा, तभी तेरा भाग्य बदलेगा। लेकिन मैना पक्षी तेरी किस्मत में थी ही नहीं। तूने उसे अपने हाथों से अपने छोटे भाई को सौंप दिया। साधु महाराज, आखिरकार यह सब क्या माजरा है? मैं बताती हूँ। मैं बहुत घमंडी थी। एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त मैंने एक कबूतरी को मार दिया। यही साधु महाराज यह सब देख रहे थे। क्रोधित होकर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक घायल मैना में बदल जाऊंगी। इतना बोलकर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने फिर सिर झुकाकर कहना शुरू किया। जब मैंने क्षमा मांगी तो इन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति मुझे निस्वार्थ रूप से अपनाएगा, मेरी सेवा करेगा और लाल तालाब का जल लाकर मुझे पिलाएगा, तभी मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इसीलिए मैंने आदित्य को चेताया था, लेकिन उसने धन चुना और तूने सेवा। मेरे पिता बहुत प्रसन्न होंगे। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम ही इस राज्य के भावी राजा होगे। अशोक मुस्कुराने लगा और आदित्य और रज्जो सिर झुकाकर वहीं खड़े रह गए। राजकुमारी सुलेखा अशोक को महल में ले गई और विवाह कर लिया। अशोक अब पूरे राज्य का राजा बन गया। वर्षों बीत गए। आदित्य एक साधारण सा मालिक ही था, लेकिन हर शाम बैठकर एक ही प्रश्न खुद से करता था। अरे क्या करूं अब मैं? क्या मैंने सच में अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से उस भिखारी अशोक को दे दिया था? राम राम। जीवन में कभी कभी हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, एक जो आसान होता है और दूसरा जो सही होता है। आदित्य ने सोने को चुना और अशोक ने सेवा को। धन से आदमी अमीर हो सकता है, पर इंसानियत से वही राजा बनता है